हेलो एवरीवन। तो आज हम ला रहे हैं फोर्थ वीडियो बीपीएससी ट्री 4 के लिए, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 3 को। और हमारा चैप्टर होगा दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से दिल्ली इंपॉर्टेंस में आता है और दिल्ली के इंपॉर्टेंस से पहले क्या था, और बेसिकली सल्तनत पीरियड पर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर आप टीचिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को कवर करना होगा, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। कह रहा है कि दिल्ली का जो उदय हुआ है या दिल्ली जो महत्वपूर्ण शहर बना है वह 12वीं शताब्दी में ही बना है, क्योंकि इससे पहले जो अन्य क्षेत्र थे वहाँ की महत्वपूर्ण शहरें राजधानी के रूप में काम करती थी। जैसे दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्य हुए, चोला हुआ, चेरा हुआ, पांड्या हुआ या अन्य राज्य हुए। उन सब सारे राज्यों में एक अलग अलग क्षेत्र रहा होगा राजधानी के रूप में विख्यात, लेकिन दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही बना महत्वपूर्ण शहर। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि तोमरों के बारे में बताया गया है कि पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। मतलब कह रहा है कि दिल्ली को बसाने का श्रेय जाता है तोमर राजपूत को। ठीक है, राजपूत का एक अंग है तोमर, तो तोमर राजपूत को दिल्ली को बसाने का श्रेय जाता है, लेकिन तोमरों को चौहानों ने हरा दिया। फिर ये तोमर का चौहान का राजधानी बन गया होगा। आगे क्या कह रहा है कि दिल्ली जो है एक वाणिज्यिक शहर या इम्पोर्टेंट शहर के रूप में फेमस हुआ चौहानों और तोमरों के शासनकाल में। कह रहा है यहाँ पर जो है बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहा करते थे जो मंदिरों का निर्माण कराते थे। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह याद रखना है कि देहलीवाल नाम से यहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे जो इन क्षेत्रों में चला करते थे। तो ये था दिल्ली के बारे में। आगे दिल्ली के बारे में क्या बता रहा है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अगेन आ गया सल्तनत पीरियड। सुल्तान ये मुग़ल से सल्तनत अलग है, तो कैसे अलग है इसको आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका प्रभाव जो है बहुत बड़े उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। अब कह रहा है कि जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ सुल्तानों ने अनेक शहर बसाए। अब इन शहरों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली, ये कूना, सीरी, जहाँपनाह, ये सारे शहर हैं जो दिल्ली के क्षेत्र में बसाए गए थे सुल्तानों के द्वारा, अलग अलग सुल्तानों के द्वारा। आगे यहाँ पे तालिका दिया गया है जिसमें दिल्ली के शासकों के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तोमर है। तोमर के प्रसिद्ध राजा अनंगपाल चौहान, जिसके प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान। फिर तुर्की वंश आया, खलजी वंश आया। तो इसके लिए आपको एक न्यूमोनिक्स याद रख लेना होगा, सख्त साल। सख्त साल। एस से क्या हो गया? स्लेव डायनेस्टी। के से हो गया खिलजी डायनेस्टी। टी से हो गया तुगलक डायनेस्टी। एस से हो गया सैयद डायनेस्टी। एल से हो गया लोधी डायनेस्टी। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजी में आप याद रख सकते हैं, तो अच्छा होगा याद करने में। तो यही तालिका इसमें दिया गया है, सबका टाइम फ्रेम बताया गया है। आगे क्या कह रहा है? सुल्तानों के अधीन दिल्ली। जब सुल्तानों के अधीन में था दिल्ली, उस समय दिल्ली की क्या अवस्था थी, व्यवस्था थी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है इसमें। तो कह रहा है इतिहास, जिसके लिए एक शब्द और यूज किया गया तारीख, तवारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल में किसके द्वारा लिखा जाता था? जो लेखक होते थे, कौन कौन होते थे? तो सचिव हुआ करते थे, प्रशासक हुआ करते थे, कवि हो सकते थे, दरबारी हो सकते थे, माने पढ़े लिखे लोग होते थे। वही लोग इतिहास या तारीख या तवारीख लिखा करते थे। किसके काल में? सुल्तानों के काल में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान में रखना है कि इस समय जो भाषा थी, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा, प्रशासन की भाषा, वो फ़ारसी थी। ठीक है, ये याद रखना है कि फ़ारसी भाषा था। किसके समय? सल्तनत काल के समय में जो शासन की भाषा थी वो क्या थी? फ़ारसी थी। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे वे कहाँ रहा करते थे? तो वे नगरों में रहा करते थे, विशेषकर दिल्ली में रहा करते थे। गांव में बहुत कम, न के बराबर। वहीं वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे। और क्यों लिखा करते थे? इस उम्मीद में कि उनको ढेर सारा पैसा मिलेगा। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते हैं, मीन्स देते थे। कौन देते थे? ये तवारीख या इतिहास लिखने वाले जो लेखक हुआ करते थे, जो दरबारी ही हुआ करते थे, किसी किसी पद पर दरबार में आसीन होते थे, पढ़े लिखे होते थे। ये लोग अक्सर शहरों में रहा करते थे, नगरों में रहा करते थे, खासकर दिल्ली में रहा करते थे। और यह इस उम्मीद में लिखा करते थे कि सुल्तान इनको अच्छा पैसा देगा, और साथ ही साथ ये आदर्श समाज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सरकार को या ये शासक को, राजा को
प्रोत्साहित किया करते थे, उनको सुझाव दिया करते थे। अब जैसे जमशीद अधिकार, लिंग भेद, इन सारे विषयों पर ध्यान देते थे। तो ये चर्चा हो सकता था कि किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उस समय के लेखक सुल्तानों को मशवरा दिया करते थे। तो आप बोल सकते हैं लिंग भेद, जमशीद अधिकार, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। आगे कह रहा है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। तो रजिया का शासनकाल क्या था? 1236 से 1240, 4 साल, 4 साल का शासनकाल था और पहली मुस्लिम महिला शासक थी वो भारत की। कह रहा है कि उस युग में मिन्हाज ए सिराज, जो एक इतिहासकार था, मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकारा इस बात को कि अन्य भाइयों के तुलना में इल्तुतमिश की बेटी रजिया काफ़ी काबिल थी, लेकिन फिर भी चूंकि वह महिला थी इसलिए उसको उतना तरजीह नहीं दिया गया समाज में, दरबारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया और बेसिकली उसका मर्डर हो जाता है। आगे के बारे में क्या कह रहा है? रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज का विचार क्या है कि मिन्हाज सिराज यह सोचता था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। आगे क्या कह रहा है कि अन्य 2 महिला शासकों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसके साथ आप समझ सकते हैं कि अन्य महिला शासक किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाते थे या अपने आप को किस प्रकार से समाज में दिखाना चाहते थे। तो कह रहा है रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, मतलब बोल्डली इसने दिखाया कि वह सुल्तान की बेटी है। वहीं आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश के बारे में चर्चा कर रहा है कि इस वंश की एक रुद्रमा देवी थी, रानी रुद्रमा देवी, जो जिसका शासनकाल क्या था इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 1262 से 1289 के था। वो कह रहा है कि इसके बारे में, रुद्रमा देवी के बारे में, जो काकतीय वंश की थी, कि वह व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। किसके विपरीत? ये रजिया के विपरीत, क्योंकि यह अपने आप को अपने अभिलेखों में पुरुषों जैसा नाम रखकर दिखलाती थी। मतलब यह महिला पोर्ट्रे नहीं करती थी अपने आप को, यह पुरुष पोर्ट्रे करना चाहती थी। तो ये एक नेचर में डिफरेंस है रजिया के अप्रोच में और रुद्रमा देवी के अप्रोच में। वहीं एक और उदाहरण दिया गया है कि कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसका नाम दीदी भी हम बोला जा सकता है या समझा जा सकता है, जाहिर है अपने प्रजा के लिए प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया गया होगा। तो ये 3 उदाहरण है जो महिला शासक के रूप में दिखलाया गया है। एक दिद्दा के बारे में जो कश्मीर की थी, दूसरा रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश से बिलोंग करती थी, और तीसरा रजिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। तीनों में किस प्रकार से भिन्नता है। तो पूछ सकता है कि दिद्दा कहाँ की शासक थी, है ना, या रुद्रमा कहाँ की शासक थी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन को ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था था। कह रहा है दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करता था। मतलब याद रखिएगा, सामंत या जमींदार को नहीं बल्कि अपने गुलाम को सूबेदार बनाना पसंद करता था। कौन? तो इल्तुतमिश के बारे में बता रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? कि इन गुलामों को फ़ारसी में क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाएगा कि इन गुलामों को फ़ारसी में क्या कहा जाता था? बंदगां। ठीक है, बंदगाम कहा जाता था किसको? गुलामों को, फ़ारसी भाषा में। तो इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था, क्योंकि ये विश्वसनीय हुआ करते थे राजा के उस समय सल्तनत काल में, इसलिए वो उसी पर विश्वास करता था। आगे क्या कह रहा है? खलजी और तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहें और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहें। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, क्योंकि दरबार में बैठे बहुत सारे लोग, है ना, ये कहते थे कि नीचे के पायदान के लोगों को ऊपर क्यों बैठाना, ये सही नहीं है धार्मिक एंगल से या सामाजिक एंगल से। कुछ दरबारियों का ऐसा मानना था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार हुआ करते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यह भी याद रखना है कि जिसका गुलाम है उसके प्रति तो वफादार है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी के प्रति वफादार वो गुलाम नहीं रहता था। आगे कह रहा है फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अब समझ लीजिए कि निम्न लोगों को ऊपर उठाने पर जो लेखक इतिहासकार रहे होंगे उस समय के, वो विरोध करते थे इस बात का। आगे क्या कर रहा है? सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, है ना, उनके अधिकारी जन के बारे में बात कर रहा है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक, मतलब कह रहा है यहाँ पर क्या है कि अलग अलग स्तर के लोगों को, पेशेवर लोगों को जो है ऊंचे पदों पर बिठाया गया। जैसे कोई नाई रहा होगा, कोई शराब बनाने वाला था, कोई माली रहा होगा, इन सबों को ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठाने का काम सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया, जिसका विरोध लेखक लोगों के मन में था ही, साथ अन्य दरबारियों के मन में भी इसके प्रति विरोध था।
कह रहा है पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। मतलब जो सूबेदार वगैरह थे उनको इक्ता दे दिया जाता था, कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। जिसके पास इक्ता है उसको इक्तादार कहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है। आगे क्या कह रहा है कि इनको संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके में राजस्व की वसूली करते थे। जो ज़मीन का टुकड़ा दिया गया उस पर जो वो कर वसूलता था वो कर को अपने पास रख लेता था और उसी कर में से उसे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देना पड़ता था। कह रहा है मुक्ति लोगों पर काबू रखने का एक प्रभावी तरीका यह भी था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। ये नहीं कि उसके बाद उसका बेटा बन गया, ऐसा। उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसका हस्तांतरण कर दिया जाए। तो ये एकता से संबंधी है। वहाँ पर आप मुगल के काल में पढ़ेंगे मनसबदार के बारे में। दोनों के बीच में रिलेशन याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। आगे कह रहा है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होती थी। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। याद रखिए, इन पर भी नज़र रखता था, इक्तादारों पर भी नज़र रखता था। इसके लिए लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। ये नहीं कि ये जो मन कर रहा है वो कर ले। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे कह रहा है कि उस समय जो टैक्सेशन था वो टैक्सेशन किस किस रूप में था, किस प्रकार का था। तो कह रहा है उस समय 3 तरह के कर थे। पहला क्या था, कृषि पर, जिसको खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। कितना हाई टैक्स है आप समझ सकते हैं। दूसरा मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक यात्री का चर्चा है जिसको आपको याद रखना है। ये अफ्रीकी देश मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, जो 14वीं सदी में भारत में आए थे। बस ये फैक्ट याद रखना है। इसमें इतना क्या उसके बारे में वर्णन किया था इंडिया के बारे में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चंगेज खान के नेतृत्व के बारे में कह रहा है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, जो कि ट्रांसऑक्सिनियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। कौन किया था? चंगेज खान ने किया था। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों को क्या रखना पड़ा? विशाल सेना रखना पड़ा। और विशाल सेना को रखने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार से संभाला, ये एक चुनौती था इन दोनों के लिए। खासकर किन दोनों के लिए? तो जो 2 शासक थे उस समय सल्तनत पीरियड से बिलोंग करते थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक। आगे कह रहा है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत क्या स्थिति था। तो कह रहा है तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। सख्त साल में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी उभरे। आगे कह रहा है शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। अब याद रखिएगा यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम दिया है कि 2 बार कब कब हुआ। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। देखिए, सूरवंश नाम से अपना वंश स्थापित किया और यह केवल 15 साल तक ही शासन कर पाया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। मीन्स अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को इसने अपनाया। किसने? सूरवंश ने, मतलब शेरशाह सूरी ने। और उसमें कुछ सुधार करके उसको और भी परफेक्ट बनाने का कोशिश किया, अच्छा बनाने का कोशिश किया। महान सम्राट अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक शासन करता है, जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है अकबर ने किसके प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो आपको लिखना होगा कि शेर शाह सूर ने किसके शासन व्यवस्था को अपनाया था। तो आपको लिखना होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये था चैप्टर 3। इससे आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।